हेलो एवरीवन। लाइफ प्रोसेसेस के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस को, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है। इसके बाद डिफरेंट ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो अलग अलग पाथवेज में होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो उन पाथवे को डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो शुरू करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस से। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी दैट इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डाइजेस्टेड फूड हर एक सेल्स तक पहुंचाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है कंप्लीटली, तो वो ब्लड स्ट्रीम्स में ग्लूकोज के रूप में ऐड हो जाता है और डिफरेंट सेल्स तक इसे पहुंचा दिया जाता है। अब वहाँ सेल्स तक पहुंचने पर भी इस डाइजेस्टेड फूड का ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑलमोस्ट ऑल सेल्स में होता ही होता है। ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा और एनर्जी रिलीज़ होगी, वही एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज़ होगी और इसे यूटिलाइज किया जाएगा डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़। बॉडी के अंदर डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़, सेलुलर रिएक्शंस चलते रहते हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए होगा, तो इसी एटीपी एनर्जी से उनका प्रोसेस जो है एक्टिवेट रहेगा। इसलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस। ये बात याद रखनी है कि यहाँ ऑक्सीजन ज़रूरी है। कंप्लीट ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा और क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी, डेट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी और सेलुलर प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी और फ्यूल का काम करेगी उन सेल्स के सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है। साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिससे हमें पता चलेगा कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। अब देखते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। समझते हैं इस चीज़ को। ब्रीथिंग किसे कहते हैं? इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन यानी कि अंदर की ओर सांस लेने को इन्हेलेशन और सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस अभी हम लोगों ने देखा कि ये हर सेल के अंदर होता है। ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होता है टू रिलीज एनर्जी। ठीक है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है कि प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लंग्स। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है टेक्स प्लेस इन, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी जगह पर ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ठीक है। आइए देखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अलग अलग तरीके से होता है, जिससे पाथवे का नाम दे दिया गया है। अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज है। ठीक है। ग्लूकोज जब सेल्स तक पहुँचा दिया गया डाइजेस्टेड फूड के रूप में, तो इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा। कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ये चीज़ याद रखनी है कि ग्लूकोज का सेल के अंदर जाते ही पहले ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरूवेट में। ग्लूकोज यहाँ पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल है
और ये कन्वर्ट होगा पायरोवेट में। पायरोवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ये प्रोसेस सभी में होगा, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सेल्स में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का कन्वर्शन पायरोवेट में होगा ही। ठीक है, अब यहाँ से 3 रास्ते गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट होता ही है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है, हमें पता है। वहीं पर इस पायरोवेट का फर्दर कन्वर्शन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होता है और एनर्जी यहाँ बनती है। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता ही है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। तो यहाँ क्या होगा? पायरोवेट जो है उसका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होगा और एनर्जी यहाँ पर क्या बन रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। याद हमको ये रखना है कि पायरोवेट से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होगा और यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज़ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा 38 एटीपी के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यहाँ रिलीज़ होगा। ये प्रोसेस पायरोवेट से एनर्जी रिलीज़ का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये याद रखना है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब कुछ एक्सेप्शन की बात कर लें। साइंस में हर जगह में पता है एक्सेप्शंस कितने हैं, तो उसी तरह कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन यहाँ याद ये रखना है कि ऐसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज का कभी भी कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो देखें सेकेंड केस क्या है। यहाँ पर ईस्ट जो कि एक फंजाई है, उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाता है। ये पायरोवेट जो साइटोप्लाज्म में फॉर्म्ड हुआ था वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब चूंकि यहाँ पर एब्सेंस है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसलिए एनर्जी का प्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन वहाँ बहुत लो एनर्जी रहेगी, 2 एटीपी के करीब। जबकि हमने क्या देखा था कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी कितना ज़्यादा है, 38 एटीपी है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब भी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं। ठीक है, फास्ट सांस चल रही है और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई नहीं हो पा रहा है सेल्स तक, और ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं ब्रेक डाउन हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये पायरोवेट कन्वर्टेड हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, पायरोवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल था और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पायरोवेट जो है कम्प्लीटली इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। और क्या होता है, मसल सेल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाया है इसलिए। और ये मस्कुलर क्रैम्प्स को क्या कहते हैं? टाइटनिंग ऑफ मसल्स दैट कॉजेस पेन। तो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स बनते हैं, और ह्यूमन बींग्स में मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन से ये मस्कुलर क्रैम्प्स बनते हैं, और यहाँ क्या इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट होता है, फ्यू एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे कि ईस्ट हो गया जो फंजाई है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में, पहले साइटोप्लाज्म में पायरोवेट बना है ग्लूकोज से, और फिर उसका फर्दर ब्रेकडाउन कहाँ पर हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ एनर्जी तैयार हुई है सबसे ज़्यादा क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट था। ठीक है, और बस ये हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हुई। अब एनर्जी स्टोर रहेगी, जैसे जैसे सेल्स को रिक्वायरमेंट होगी अपने काम करने के लिए एनर्जी की, ये धीरे धीरे वहाँ से रिलीज़ होते रहेंगे। ठीक है, एक्सेप्शनल केस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ईस्ट और कुछ और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उनमें होता क्या है
कि ग्लूकोज तो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट से वो कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ भी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इथेनॉल में, लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा कि जब ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटेगा तो जो एनर्जी रिलीज तो हो रहा है लेकिन काफ़ी कम हो रहा है इस सेलुलर रेस्पिरेशन के तुलना में, एरोबिक रेस्पिरेशन के तुलना में। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंट पाथवेज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हमें देखना है डिफरेंस क्या होता है बेसिक एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा एनर्जी रिलीज करने के लिए तो उस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, जबकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है फर्दर ब्रेकडाउन के लिए, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। प्रोसेस अकर्स, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हुआ। एंड प्रोडक्ट यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ भी मैंने लिखा है एनर्जी एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 रिलीज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जबकि एंड प्रोडक्ट यहाँ क्या बन रहा है, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है, इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से एनर्जी रिलीज जो हुई है वो लो रहती है कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ चूँकि ऑक्सीजन प्रेजेंट था इसलिए ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेकडाउन हुआ है और सबसे ज़्यादा एनर्जी इस केस में प्रोड्यूस हुई है। एग्जाम्पल्स की अगर बात कर लें तो प्लांट और एनिमल्स में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लें तो ईस्ट, ह्यूमन, मसल सेल्स एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो हो गया रेस्पिरेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। अब इसे फर्दर हम डिटेल में भी आगे समझेंगे। सी यू देन, थैंक यू।